नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 66.12 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। सीएम ने इन प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। इसमें कालाढूंगी, लोहाघाट, विकासनगर, जागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, राजपुर रोड, रुद्रपुर, धनोल्टी, पुरोला सड़क और पुल निर्माण कराए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए 1.35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस राशि से जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराने के और जगह जगह अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। इस मन में पौड़ी के लिए 15 लाख रुपए और बाकी जिलों के लिए 10-10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। और केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है, जहां पर उन्होंने शपथ भी ले ली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें शपथ भी दिलाई है और उनके साथ इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और इस दौरान आशा नोटियाल ने शपथ ली है केदारनाथ के विधायक के रूप में। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। विधानसभा में ये शपथ ली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 13 आईएएस, 3 पीसीएस समेत 18 अधिकारियों के किए गए तबादले। आईएएस एमएल फेनई के अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण का भी लिया गया है जिम्मा वापस। आईएएस रणवीर चौहान को मिला गन्ना, चीनी और प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन। आईएएस धीराज सिंह गबर्याल को दिया गया है अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ निगम का जिम्मा। और आईएएस उदयराज से वापस लिया गया उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक का जिम्मा। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को मिली अपर सचिव राजस्व की जिम्मेदारी। आईएएस रीना जोशी को एमडी परिवहन भी बनाया गया। आईएएस आनंद श्रीवास्तव को एमडी परिवहन से भी हटाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्यों में फेरबदल किया गया है आईपीएस और पीसीएस के? प्रशासनिक का फेरबदल जो है प्रदेश में हुआ है, जिसमें कि देखा ईपीएस आई है, और कुछ पीसीएस और 2 सचिवालय अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो ऐसे में ये जो फेरबदल है, ऐसे में ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। इधर से उधर जो है अधिकारी के तबादले जो है वो किए भी जाते हैं, जिसमें कि अब ये तबादले भी किए गए हैं। तो ऐसे में जिसमें कि आईएएस रणवीर चौहान से कृषि और पेयजल हटाकर उन्हें गन्ना, चीनी प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन की जिम्मेदारी जो वो दी गई है। इसी के साथ साथ ही आईएएस रीना जोशी को एमडी परिवहन बनाया गया। आईएएस आनंद श्रीवास्तव को से एमडी परिवहन पद जो है वो हटाया गया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे से अपर सचिव नियोजन हटाकर उन्हें अपर सचिव राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस गौरव कुमार से अपर सचिव समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी। इसी तरीके से 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, पीसीएस अफसरों के तबादले है, 2 सचिवालय अधिकारियों के तबादले जो हुए हैं। और ये प्रक्रिया जो है इस तरीके से लगाना होती रहती है और समय समय पर अधिकारियों के तबादले इधर से उधर जो है अलग अलग विभागों में होते रहते हैं। लेकिन विभागों में जिनमें तबादले किए गए हैं, अधिकारी किस तरीके से कार्य करते हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें कितनी गति मिलती है, ये तमाम। तो ऐसे में किस तरह से देखा भी जा रहा है अब आईएएस के जो कार्यों में फेरबदल किया गया है, अब किस किस तरह की जिम्मेदारी किस किस अधिकारी को सौंपी गई है अरुण? विशाल, बिल्कुल जैसे जो 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, उससे जो कईयों से कुछ पद हटाए भी गए हैं, दूसरे विभागों में इन्हें अटैच किया गया है। जैसे कि आईएएस अपूर्वा पांडे को अपर गृह की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम्य विकास ऊर्जा बनाया गया है। आईएएस मनीष गोयल को अपर सचिव कृषि व कृषि कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके से जो आईएएस अभिनव शाह है, उन्हें
जो है जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान गोपेश्वर का जो पद है वो उनको हटाया गया है। तो इस तरीके से फेरबदल जो है हुए हैं और ये फेरबदल निरंतर ऐसे होते रहते हैं और ये जो है प्रक्रिया प्रदेश में होती ही है। लगातार कहीं IAS अफसरों के तबादले किए जाते हैं, जहाँ लगता है कि दूसरे विभाग में जो है उस IAS जो अफसर है वो दूसरे विभाग में जाकर अच्छा कार्य कर सकते हैं, वहाँ के विकास कार्य में तेज गति मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है वो होती रहती है और ये सामान्य प्रक्रिया है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में भू कानून की चर्चा पहले से ही लगातार जारी है और आज भी लगातार जारी है। मौजूदा स्थिति यह है कि सरकार जल्द कानून बनाने का दावा कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो कानून था उसमें बीजेपी की सरकार ने संशोधन किया है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर जहां धामी सरकार तमाम दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष के साथ तमाम संगठन लगातार भू कानून को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर भू कानून को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में भू कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कांग्रेस का कहना है कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार में जो भू कानून था उसमें सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिशें की, जिसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और जो लोग सख्त भू कानून लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले कानून बदलने का काम किया, जबकि सरकार को जल्दबाजी न करते हुए एक बुद्धिजीवियों का दल बनाना चाहिए जो भू कानून को लेकर अध्ययन करे। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो भू कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जो भू कानून लाए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसको सरकार ने समय समय पर बदलने की कोशिश की, जिसका नुकसान आज सामने देखने को आ रहा है। जो आज सख्त भू कानून लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत के द्वारा लाए गए एक कानून को, जिसमें कहा था कि जिस प्रयोजन से ज़मीन खरीदी गई है, अगर 2 वर्ष में उसमें कार्य नहीं होगा तो हम उस ज़मीन को सरकार में निहित कर लेंगे, उसको बदलने का काम किया। आज वही सरकार सख्त कानून की बात कर रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करते हुए एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिसमें सभी किस्म के बुद्धिजीवी, हर बात को मानने वाले बुद्धिजीवी लोगों का एक दल हो, जो विभिन्न राज्यों में जाकर जब जब भू कानूनों को गठित किया गया, बनाया गया, उसके क्या अच्छे परिणाम आए और क्या दुष्परिणाम आए, उसका अध्ययन करें और अध्ययन के बाद ही कोई अच्छा भू कानून उत्तराखंड के लिए लाया जाए, जो यहाँ की आर्थिकी के लिए भी अच्छा हो, जो आने वाले समय में हमारे डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा हो और उत्तराखंड की भूमियों की रक्षा के लिए भी अच्छा हो। इस तरीके के कानून की आवश्यकता है। रही बात जो एडवाइजरी की बात है, मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन से भू कानून लागू होगा उस दिन से आगे को वो कानून लागू होगा। पूर्ववर्ती चीज़ों में वो कानून किस तरीके से लागू होगा उसको कोर्ट पर चैलेंज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को सलाह देने वाले लोग थोड़ा गलत हैं, जिससे बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। इधर उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन पर जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। जमीनें सरकार में निहित की जा रही हैं। इससे डरे भू माफियाओं और राज्य में गलत तरीके से जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों ने जमीनों को स्थानीय लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे राज्य के बाहर के लोगों से जमीनें न खरीदें। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि राज्य के बाहर से लोग जिन्होंने पूर्व में भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी, वे अब इन जमीनों को राज्य के लोगों को बेच रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि भू माफियाओं के दिल में जो मुख्यमंत्री जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं, त्वरित एक्शन लिया है भू माफियाओं के खिलाफ, उसको लेकर एक डर है और उत्तराखंड की हमारी जो जल जंगल जमीन है उसको इस तरीके से कोई भी बाहर का आदमी नहीं हथिया सकता है। तो इन चीजों को लेकर जो उत्तराखंड का प्रेम हमारे मुख्यमंत्री जी में दिखाई देता है। बीजेपी सरकार की प्रवक्ता ने राज्यवासियों से अपील की है कि बाहरी लोगों से जमीनें न खरीदें, क्योंकि सरकार जमीनों को निहित कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस व्यक्ति ने एक बार वो कानून का उल्लंघन कर दिया है, वह जमीन सरकार में निहित होकर ही रहेगी, भले ही वह राज्य के किसी निवासी को क्यों न बेची गई हो। को जो कड़े फैसले उनके दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहा है और भू माफियाओं के दिल में एक डर है कि इस प्रकार की कार्यवाही करने पर, इस प्रकार की जालसाजी करने पर निश्चित तौर पर कड़ा कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी, जो कि हमारे जल जंगल जमीन से खिलवाड़ करेंगे। जमीनों पर हो रही कार्रवाई के बीच राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम वो कानून ला रहे हैं और इधर समाचार पत्रों में कुछ ऐसी भू खरीद पर जांच और जांच में कुछ लोगों के दोषी पाए जाने के समाचार भी छपे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक आप 2018 में इस विषय में जो भू कानून आपकी सरकार ने पास किया है उसको बदलेंगे नहीं, तब तक आप जमीनों की खरीद फरोख्त को न रोक सकते हैं और जिन्होंने खरीद ली है और वह उस भूमि का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनसे आप भूमि छीन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आखिर कोर्ट भी तो है और कोर्ट जो राज्य का अपना पारित कानून है उस कानून को देखेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक अध्यादेश के जरिए पुराने 2018 के कानून को रद्द किया जाए और पुराने वो कानून को जो 2004 का है या 2007 का है उसको यथावत रखा जाए और यदि आवश्यकता है तो आप विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। यानी जमीन खरीद की गड़बड़ी में जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर भी कांग्रेस के सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर ऐतिहासिक मूर्तियों को हटाने का विरोध विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नैनीताल के बड़ा बाजार से पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति तक जुलूस निकाल कर किया है और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए मूर्ति के आगे मोमबत्तियां भी जलाई हैं। इस बारे में राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन शाह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाए और कहा है कि सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर ऐतिहासिक धरोहरों को हटाया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लगातार जिला प्रशासन से इस बारे में कह रहे हैं कि नैनीताल के लिए अच्छा नहीं है। नैनीताल शहर वैसे ही बहुत बर्बाद हो गया है और यहाँ भी इस तरह के भारी भरकम काम नहीं होने चाहिए, न यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों से छेड़छाड़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे तमाम सुझावों के बाद, आपत्तियों के बावजूद नैनीताल प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं रहा है और इसीलिए हमने पहले 25 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना उपवास किया था गांधी जी के सामने और उसके बाद पिछले 15 दिन से हम लगातार हर शाम को 5:30 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे मोमबत्ती जलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन महात्मा गांधी को वहाँ से नहीं हटाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी को वहाँ से नहीं हटाएगा और हमारा जो ऐतिहासिक डाकघर है उसको ध्वस्त नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक धरोहरों को हटाने का विरोध अब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया है नैनीताल में। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्य के नाम पर मनमानी का आरोप लगाया है और स्थानीय लोग ये प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं और ऐसे में लगातार ये प्रदर्शन जारी है। देहरादून के डीएम समीर बंसल अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान पचवादून क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा लिया। साथ ही विकास नगर उप जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत भी की, जहां उनकी अध्यक्षता में तमाम विभागों के आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस तरह के जो हमारे जन संवाद के कार्यक्रम हैं, चाहे जनता दर्शन है, मल्टीपर्पज कैंप्स हैं या फील्ड विजिट्स हैं, इंस्पेक्शंस हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम वेलफेयर प्रोग्राम्स चलवा रही हैं, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, सोशल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, वो अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। रिटर्न्स हैं वो हमें कितने मिल पा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। आम आदमी की जो सर्विसेज की एक्सेस है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, प्रमाण पत्र हैं, हमारे ब्लॉक से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज कल्याण से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूरी तरह से मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उसका सुगमता क्या है। तो यही उद्देश्य रहता है कि यदि इसमें कहीं पे गैप्स आ रहे हैं तो इस तरह के कार्यक्रम से वो गैप्स पता लग। हरिद्वार जिला प्रशासन ने जमीन खरीद को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर धोखे से जमीन खरीदी है। ऐसे धोखाधड़ी के 20 मामले सामने आए हैं।
इनमें से किसी ने जमीन खरीद के नाम पर आश्रम खड़ा कर दिया या फिर कहीं प्लाटिंग कर जमीन बेच डाली, जिस पर डीएम का कहना है कि जिले में नियमों के विरुद्ध जमीन के खरीदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इस शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी ऐसे प्रकरण हैं जहां पे लोगों ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी है लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है, और समय सीमा समाप्त हो गई है, ऐसे लोगों की जांच की गई थी। तो ऐसे 25 मामले आए हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने, तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब भू कानून को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं राज्य सरकार भी, और डीएम किस तरह की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी? बिल्कुल, देखिए विशाल, बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम से भू कानून के मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हरिद्वार जिला प्रशासन की जांच में अभी तक 25 लोगों के नाम सामने आए, जिसमें से 11 मामले रुड़की तहसील और 10 हरिद्वार और 4 भगवानपुर क्षेत्र में से है। क्योंकि हमने देखे कि लगातार यहाँ पे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ साथ जो अन्य विभिन्न राज्य उनके जो लोग हैं वो उत्तराखंड पहुंचते, हरिद्वार पहुंचते, यहाँ पे जमीन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रयोजन से जमीन ली जाती है उसका वहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो जब यहाँ पे जो डीएम पे जो जांच की गई है तो वो जमीन खाली पाई गई या फिर जमीन की चार्जबाजी की गई है। हालांकि अब इन लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया, कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी विशाल। तो ऐसे में कार्रवाई की अगर बात की जाए तो किस तरह की सख्त कार्रवाई की बात डीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डीएम ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि यहाँ पे जो ये 25 लोग हैं इनके खिलाफ सबसे पहले यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उनसे कारण पूछा गया कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन ली गई थी अभी तक वो प्रयोजन या फिर वो संस्थान वहाँ पे खड़ा क्यों नहीं किया गया, या उनको कारण बताना होगा। अगर यहाँ पे जो कारण किसी तरीके कोई इससे अलग से स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे लोगों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को के ऊपर निगरानी बढ़ाई है जिन लोगों ने जमीन यहाँ पे ली थी किसी अन्य उद्देश्य से, लेकिन उस जमीन पे यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिडकुल थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की। सिडकुल थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित स्मैक भी बरामद की गई है। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जिले भर में सभी थाना और चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में नशा तस्करों पर पैनी नजरें बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 जो मिशन है उसके तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में सिडकुल थाने ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग मामलों में, एक के पास 15 ग्राम से ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है और दूसरे के पास 14 ग्राम से भी ज़्यादा स्मैक पकड़ी गई है। इन दोनों की मिला के कुल कीमत मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए की अनुमानित है। 2 अभियुक्त है, एक का नाम है मोनू मुजफ्फरनगर से है और दूसरा अभियुक्त है शाहिद, वो सिडकुल क्षेत्र से ही है, और 2 और अभियुक्त है जो इन्हीं के ही अपराध में भागीदार है, उनके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर स्थानीय पत्रकारों ने जनसंपर्क कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान एम्स प्रशासन के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अमित पराशर ने ऋषिकेश प्रेस क्लब के सदस्यों के सामने आकर घटना पर खेद जताया। साथ ही एम्स परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मस्जिद का विवाद मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद को लेकर विवाद है। हालांकि मामला नैनीताल हाई कोर्ट में है और इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है।
लेकिन हिंदू संगठनों ने 1 दिसंबर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग महापंचायत में शामिल होंगे। इधर महापंचायत से पहले ही पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी है। जिन जगहों पर धारा 163 का इस्तेमाल किया गया है वो है रामलीला मैदान, विवादित ढांचा, मस्जिद मोहल्ला, ये इसमें शामिल है। पिछली सुनवाई में ही नैनीताल हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा था। साथ ही इस संबंध में कोर्ट को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए थे। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ मामले में जानकारी मिल रही है? किस तरह का वाद विवाद अभी होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी विशाल, आपको बता दूं कि कल जो हिंदू जागृति जो संगठन है उसके द्वारा जो उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई है, जिसके लिए जो है बाहर से लोगों का आना शुरू हो गया, उसके जो है जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कल जो है यहाँ पे जो रामलीला मैदान है वहाँ पे जो है हिंदू महापंचायत होनी है, जिसके लिए जो है हिंदू संगठन के लोग जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और वही कल जिला प्रशासन ने यहाँ पे जो है धारा 163 BNS लगा दी है। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।